यस। गुड मॉर्निंग मैम। बैठिए, थैंक यू मैम। बैठिए बैठिए, बिल्कुल आराम से बैठिए, रिलैक्स हो जाइए, है ना। अब थोड़ा सा 1 मिनट में जो आपने डेस्क में नहीं बताया, कुछ और अपने बारे में बताना चाहते हो तो बताइए प्लीज़। मैम डेब के अलावा मैंने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में 5 साल काम किया है। हिंदुस्तान जिंक जिंक लिमिटेड में में आपने 5 साल काम किया है। हाँ आपका प्रोफाइल क्या था वहाँ पर? मैम कोल जो पावर प्लांट होते हैं उसमें कोल मैनेजर के रूप में मैंने सेवा दी। हाँ, तो 5 साल में क्या किया, मतलब मेन आपका कोर वर्क क्या था उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी मैम, मेरा जो मेन था वो जो कोल हैंडलिंग प्लांट होता है उसमें जो भी कोयला आता था उसमें मतलब इंडियन था और बाहर से भी आता था, तो उसकी सैम्पलिंग और उसके बाद में उसके बारे में जो भी डिटेल जितना भी कोल अवेलेबल है उससे संबंधित जो भी रिपोर्टिंग होती थी वो मैनेजमेंट को देना और उससे संबंधित काम रहता था। जी तो जो 2 तरह का कोल आपने इस्तेमाल किया, एक तो इंडियन कोल और जी एक बाहर से आया। जी। बाहर से कहाँ से आता था और क्यों हमें बाहर से मंगाना पड़ा? एक्चुअली मैम बाहर से जो वहाँ पे जो जहाँ मैंने काम किया वहाँ पे जो आता था वो आता था मोस्टली मतलब ऑस्ट्रेलिया से, दक्षिण अफ्रीका से और कुछ कोयला रसिया से भी आता था। और बाहर से आने का मैम ये कारण था कि जो जो पावर प्लांट था उसका जो मतलब उसकी जो क्षमता थी ना, जिस जिस कोल की कैपेसिटी पे वो काम करता था, तो उसमें क्या था जो इंडियन जो कोल था उसकी जीसीबी मतलब ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू थी वो कम थी, तो उन दोनों को मिक्स करके वो उसमें तो आप एक साथ ही पहले मिक्स करते थे फिर उसको यूज़ करते थे, या हाँ प्रोपोर्शनेट कोई प्रोपोर्शन में यूज़ होता था उसमें? मतलब जहाँ से वो मतलब फीडिंग होती थी वहाँ पे कुछ रेशियो में मिक्स करते थे। ठीक है। तो आपने 5 साल काम किया, क्या आपको वहाँ पर काम करके जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं था, क्या था जो आपने सोचा कि आप सिविल सर्विसेज देंगे? संक्षिप्त उत्तर देते रहिए ताकि हम ज़्यादा बात कर सकें, ठीक है ना। जी मैंने मतलब 2017 में हिंदुस्तान जिंक छोड़ दिया था क्योंकि मुझे उसके बाद में फिर मेरे को गवर्नमेंट जॉब लगी थी और मैं वर्तमान में टीचर के पद पर हूँ राजस्थान सरकार में। क्या पढ़ाते हैं आप? सर मैं सॉरी मैम, मैं क्लास 6 to 8 में साइंस। साइंस पढ़ाते हैं, तो जी मैम। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ाते हैं या केवल फिजिक्स पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? नहीं मैम, 6 to 10 जो मतलब 8 का जो स्टैंडर्ड रहता है उसमें उसमें सब सब मिक्स्ड है ना, रहता है। सब हाँ, रहता है, कॉमन ठीक है। साइंस रहती है। अच्छा चलिए, आपसे मिस्टर राम मैं यही पूछना चाहती हूँ कि बहुत बार बहुत सारे एनजीओज और ऐसे बहुत सारी स्टडीज़ की गई हैं जिससे ये पता चलता है कि हमारे क्लास 5 का बच्चा क्लास 2 के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है, क्लास 8 का बच्चा 5 के कोर्स को नहीं ठीक से पढ़ पाता, कुछ लोग ठीक से रीडिंग तक नहीं कर पाते, सिंपल मैथ्स नहीं कर पाते। तो क्या कारण है? आपने काम किया है ग्राउंड लेवल पे, आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता, बताइए। मैम इसमें जो फाउंडेशनल स्टेज है जहाँ पे विद्यार्थी जब स्कूल में मतलब एडमिशन लेता है तो उस टाइम में जो उसका जो एजुकेशन से जो जुड़ा होता है वो सही से नहीं होता है। उनको वो चीज़ें जो खेल खेल में उसको सिखानी चाहिए या उसको कुछ न्यूमेरिकल्स आपके जो पास ज्ञान। तो आपके स्कूल में तो बच्चा क्लास 1 में आ जाता होगा या जी केजी में आ जाता होगा, जी कैसे आता है? जी, क्लास 1 में आता है। क्लास 1 में तो जी बच्चा जब आता है तो टोटल बेचारा वो 5 या 6 साल का ही होता जी है, जी उससे तो बड़ा होता नहीं है। तो वहाँ तो अगर कुछ भी नहीं सीख के आया तो भी तो सिखाया जा सकता है। जी मैम। उसके पहले से हम क्या उम्मीद करें? इस बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर डालेंगे? जी मैम, क्लास जब जो क्लास 1 में आता है तो उसमें जो स्कूल में रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं या जो जितने भी प्रकार के जो एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी वर्किंग होता है वो किया जाता है, लेकिन कुछ विद्यार्थी होते हैं उनका मानसिक स्तर थोड़ा कम होता है तो उसकी वजह से उनकी जो सीखने की क्षमता होती है वो कम होती है, तो उसकी वजह तो से। टीचर का काम क्या है? टीचर का काम तो जिसकी क्षमता कम है उसको उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है ना। जी तो ऐसा क्या स्कूल में होना चाहिए जिससे कि हर बच्चे का कैलिबर सेम नहीं होगा, ठीक है, मगर जो कम कम थोड़ा सा कम है, पीछे है, जो थोड़ा सुस्त है, उसको कैसे एक्टिव बनाया जाए? ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसके बारे में क्या कहती है? आपने पढ़ा होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। क्या आपके स्कूल में वो लागू हो गया है या अभी नहीं लागू हुआ है? जी में उसका उसका जो फाउंडेशनल स्टेज है वो लागू हुआ है क्या हुआ है, जिसके मतलब संक्षिप्त में बताएं क्या जिसमें फाउंडेशन? एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एक मतलब प्रोग्राम है लिटरेसी एंड न्यूमरेसी करके, तो उसमें क्लास जो 1st to क्लास 3 तक के बच्चों को गणित और उसको
मतलब हिंदी की किताब पढ़नी या उससे संबंधित संख्या ज्ञान और शब्द ज्ञान के बारे में उसको जानकारी से संबंधित है। तो आपको लगता है कि ये पहले से बेहतर है जो पुराना सिस्टम था हमारा और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मेथड है? बेसिकली तो मेथडोलॉजी ही हम चेंज कर रहे हैं ना, जी मैम। तो क्या ये बेहतर है? जी मैम, पहले जो था उसमें सिर्फ जो बुक्स दी जाती थी उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे को समझाना होता था। वर्तमान में ये कर दिया है कि उसको बच्चे को जिस भाषा में मतलब जैसे भी समझे तो उसको वही चीज़ समझानी है आपको कि वो समझ सके कि वो क्या चीज़ पढ़ रहा है और क्या अंक ज्ञान के बारे में उसकी क्या समझ विकसित होनी अब चाहिए। मेरा एक और छोटा सा प्रश्न है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में टीचर्स की ट्रेनिंग की भी बहुत बात हो रही है, जी मैम। तो क्या आपके स्कूल से टीचर्स को ऐसे ट्रेन किया जा रहा है जिससे वो बच्चों की साइकोलॉजी को ठीक से समझें या बेहतर तरीके से उनको एजुकेशन दे सकें? कोई ट्रेनिंग हुई है अभी तक जी या मैम। होने वाली है? जी मैम, पिछले मतलब एक साल में ऑनलाइन माध्यम से कुछ मॉड्यूल्स के तहत ट्रेनिंग कराई गई थी। तो जो उससे टीचर्स में कोई किस स्तर काम करने के स्तर में कोई पहले से बेहतरी हुई है? जी मैम, उसमें ये था कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जोर जो विद्यार्थी पे था और विद्यार्थी की सीखने की क्षमता और उसकी नहीं सीखता है तो उसको सिखाने से संबंधित क्या क्या करना चाहिए तो उससे मतलब रिलेटेड वो पूरा मॉड्यूल्स उनसे रिलेटेड था तो टीचर को। ठीक है, अब मेरे सहयोगी आपसे बात करेंगे। मिस्टर चित्रा राम, जी सर। दुनिया में सीज़न चेंज होने के पीछे कौन सा एकमात्र जोग्राफिकल रीज़न है? सर सीजन चेंज होने में जो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर जो है परिभ्रमण उससे रिलेटेड। उससे तो नहीं होता है सीज़न चेंज। सॉरी सर, सॉरी सर। आप ज्योग्राफी आपका ऑप्शन जी। है और आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि सीज़न कैसे चेंज होता है? जी मैम, सूर्य की जो पृथ्वी की जो सूर्य के उससे थोड़ी ना होता है। अगर पृथ्वी का एक्सेस ऐसे होता जी तो ये अगर ऐसे चक्कर काटेगा तो क्या सीज़न चेंज होगा? नहीं, वो 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है और दूसरा दैट वो इज़ द मेन रीज़न। अगर कोई आपसे पूछता है कि सीज़न चेंज होने का क्या कारण है, उसका कारण ये है कि धरती अपने एक्सिस पे झुकी हुई है। समझ गए? जी सर। आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री आपने एमए भी किया हुआ है, जी सर। बच्चों को आप पढ़ाते हैं। जी मुझे 3 एक्सपेरिमेंट बताइए जो आप बच्चों के सामने करें तो उनको मैजिक लगे। सर, इसमें एक जो एसिड और बेस का जो एक्सपेरिमेंट होता है उसमें जो लिटमस पेपर से होता है, लेकिन मोस्टली मैं जो मेरी स्कूल में कराता हूँ वो हल्दी से कराता हूँ। पेपर के ऊपर हल्दी लगा दी और हल्दी को फिर साबुन से करते हैं तो उसका जो लाल कलर होता है वेरी तो गुड, उसको। दिस इज़ वंडरफुल। और दूसरा सर एक इसमें वसा का परीक्षण होता है तो वसा में बच्चों को ये बताना होता है कि इसमें चिकनाई होती है और कागज़ के आर पार मतलब पारदर्शी रूप से देख सकते हैं तो उससे रिलेटेड एक। ये तो बहुत अच्छा मैजिक नहीं है, कोई और अच्छी चीज़ बताइए जो कि केमिकल्स को यूज़ करके आप करते हो। और सर तीसरा एक्चुअली क्या होता है सर, स्कूल में केमिकल की अवेलेबिलिटी मतलब नहीं होती है मोस्टली गवर्नमेंट स्कूलों में सर, जो 6 to 8 स्कूल हैं वहाँ पर सर, तो इसलिए सर होता नहीं। फिर अच्छा, आप हमें ग्रीन, ब्लू और ग्रे हाइड्रोजन के बारे में बताइए। सर जो ग्रीन हाइड्रोजन होती हैं वो जल से बनाई जाती हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा और उसमें जो एनर्जी यूज की जाती है वो ग्रीन एनर्जी। ओके। जी सर। और ब्लू एनर्जी, ब्लू हाइड्रोजन, सॉरी सर मैं ग्रे हाइड्रोजन नहीं पता। ओके, मालदीव्स में आजकल क्या हो रहा है आपको पता है? मालदीव्स और इंडिया के बीच का रिलेशनशिप क्या है, ज़रा बताइए। सर जो मालदीव और इंडिया के बीच का जो रिलेशन है वो सर और काफ़ी सालों से अच्छा है, लेकिन वर्तमान में अभी जो वहाँ की जो सरकार बनी है वो प्रो चाइनीज सरकार है, तो उसकी वजह से कुछ वहाँ के मंत्रियों के और कुछ कमेंट आने की वजह से कुछ रिलेशन में थोड़ी बहुत कड़वाहट आई है। और सर अभी कल परसों ही वहाँ की संसद ने मतलब जो वर्तमान राष्ट्रपति से बोला है कि आप भारत से माफ़ी मांगिए, उससे रिलेटेड भी न्यूज़ है। और सर नहीं तो कोई इम्पीचमेंट प्रोसेस चल रही है? जी सर, इम्पीचमेंट तो का बताइए ना। हाँ सर, इम्पीचमेंट जो विपक्ष
कि जो भी जितने भी सांसद हैं उसमें कुछ सांसदों ने बोला है कि हम इम्पीचमेंट लेके आएंगे कि आपने जो मंत्रियों को नियुक्त किया है उन मंत्रियों को वहाँ हम एक कैंपेन चल रहा है इंडिया आउट। क्या चीज़ को आउट करना चाहते हैं वो? इंडिया क्या चीज़ कर रहा है जो कि जिसको वो बाहर भेजना चाहते हैं? सर जो वहाँ के जो स्थानीय लोगों के द्वारा जो इंडियन प्रवासी है वहाँ पे जितने भी, और ना, दूसरा ये गलत आंसर दे रहे हैं आप, पढ़िए इसके बारे में। थैंक यू। थैंक यू सर। चतुराराम क्या मतलब है? चतुरा का वर्ड का मतलब क्या हिंदी में? तो सर चतुराई से संबंधित है या कुछ और मतलब है? हाँ सर यही है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, मारवाड़ी में ये नाम थोड़ा ऐसे मतलब चेंज हुआ है, सूत्राराम हो गया, लेकिन एक्चुअल में चतुर नाम से सूत्राराम। चतुराई से मतलब जी clever, सर, है ना? जी सर। तो आप तो चतुर, तो अंदर काफ़ी चतुराई होनी चाहिए नाम के हिसाब से तो। जी अच्छा एक चीज़ बताइए, आप कृषि से भी जुड़े हुए हैं, फार्मिंग कम्युनिटी से ही आते हैं ना? जी फादर सर। भी। हाँ सर। अभी ये जो बारिश हो रही है अभी फिलहाल बाहर, जी इसका फसल के लिए फायदेमंद है या नुकसान है? लायक रहेगी ये? सर अभी जो हो रही है इसमें जो खरीफ की फसलों के लिए सर इसमें फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। क्या फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या, आप जरा बता दीजिए। फ़ायदे में सर अगर फसल मतलब शुरुआती स्टेज हो जो है अभी जो, तो उसमें पानी देने से संबंधित तो बारिश हो जाएगी तो पानी कम देना पड़ेगा, उससे रिलेटेड सर फायदा होगा। लेकिन सर जो नुकसान में देखें तो इससे एक बीमारी भी फैल सकती है, जैसे मोस्टली हमारे जो क्षेत्र में एक जीरे की फसल होती है ऐसी, तो उसमें एक जीव पैदा हो जाता है बारिश की वजह से, मोइला करके बोलते हैं, तो वो सर नुकसानदायक। तो उससे बचाव नहीं हो सकता? कोई तरीका नहीं है बचने का कि भाई बारिश होगी तो हम ये कर लेंगे? सर उसमें जब बारिश होती है तो उसमें फिर दवाई डालने का ही बचाव का तरीका हो तो। क्योंकि ज़्यादातर तो खरीफ की खेती होती है बहुत से जी और क्षेत्रों जी में भी, सर। तो उसके लिए तो ये फायदेमंद ही रहेगी। हाँ सर उसके लिए सर। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, ये कोटा में जो हैं बच्चे बड़ा सुसाइड कर रहे हैं, जी आपका क्या व्यू है इसके बारे में? क्या इसका समाधान हो सकता है और क्यों कर रहे हैं ये ऐसा? सर जो कोटा में जो सुसाइड हो रहा है उसमें जहाँ तक मेरा जो विचार है उसमें बच्चों के ऊपर फैमिली प्रेशर और फैमिली से तो दूर रहते हैं, वो तो हॉस्टल में रहते हैं वहाँ पे, और ज़्यादातर बच्चे कमरा लेके बाहर रह रहे होते हैं। सर उसमें क्या होता है, बच्चे जब जब 12th के बाद में या 10th के बाद मोस्टली चले जाते हैं तो एक तो वो फैमिली से बहुत दूर हो जाते हैं पहले से ही सर। दूसरा सर वहाँ उनके लिए वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिलता है जैसा उनको घर पे मिला था। तीसरा सर कोचिंग का भी उनके ऊपर दबाव रहता है, कुछ उसमें सिलेक्शन का उससे रिलेटेड भी रहता है, तो ये सभी कारण हो सकते हैं कि तो क्या आपका क्या सुझाव है? मान लो आप वहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लग गए कोटा में और आप पे आई जिम्मेवारी आएगी कि भाई इतने बच्चे कर रहे हैं, इसको कैसे सुलझाया जाए, इस समस्या का क्या समाधान निकल सकता है, कुछ क्या स्टेप्स लेंगे आप? सर इसमें मेरा पहला स्टेप रहेगा कि जितने भी जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनको मतलब हर एक विद्यार्थी को या पूरी जैसे क्लास वाइज या ऐसे हो तो एक आध काउंसलर उनको देना चाहिए कि हर एक बच्चा जब स्कूल आए तो कम से कम नहीं सॉरी जो कोचिंग में आए तो उससे रिलेटेड कि वो दबाव में तो नहीं है, दबाव में है तो उससे संबंधित बात करके उसका सुधार वो करना चाहिए सर। और दूसरा सर अगर टेक्नोलॉजी का यूज हो, जैसे कि एआई टेक्नोलॉजी का यूज करके अगर किसी का फेस को ऐसे उसे पढ़ा जाए तो उसमें हो सकता है दबाव में हो तो उससे संबंधित भी सुधार किए जा सकते हैं। और तीसरा सर वहाँ के जो स्थानीय जितने जो भी पुलिस है और जो सीनियर सिटीजन है उनको इन्वॉल्व करके जो भी बच्चा अगर इस मतलब अवसाद से ग्रसित है या जहाँ रहता है उसकी नहीं, ये जांच। तो चलो आप जनरल बता रहे हैं, कोई एक वहाँ मेजर प्रॉब्लम क्या है, क्यों सुसाइड कर रहे हैं कि वहाँ पे एक हर वीकली टेस्ट होता है बच्चों जी का, जी सर। और उसके बेस पे वो परफॉर्मेंस जज की जाती है ना, उनकी जी क्षमता, और उसमें जब उनका स्कोर कम आता है दूसरे अपने पीयर ग्रुप में, तो उसके स्ट्रेस में वो लोग काफ़ी कि मेरी सिलेक्शन होगी नहीं हो पाएगी आगे। तो ये कारण ये है, ये वीकली टेस्ट जो टेस्ट, आपको क्या लगता है कि टेस्ट होने चाहिए ये क्षमता चेक करने के लिए? सर मेरा मानना है कि टेस्ट होने चाहिए, लेकिन उनके जो नंबर्स है वो ऐसे मतलब सभी के सामने या तो डिस्क्लोज नहीं करने चाहिए या इंडिविजुअल विद्यार्थी को ही बताना चाहिए, या फिर नंबर नहीं बता करके उसकी क्या क्या कमियां रही हैं उसको बताकर उसके सुधारने से संबंधित करना चाहिए। चलिए ठीक है, एक चीज़ और बताइए लास्ट में, आज एक पार्लियामेंट में एक नई आज प्रस्तुत हो रहा है बजट, क्या कहते हैं इसको,
बजट का क्या नाम दिया जाता है? ये सर जो बजट होता है, जो सरकार का लास्ट बजट बोलते हैं, इसको अंतरिम बजट बोलते हैं। एक और नाम भी देते हैं, जैसे इंटर्म बजट तो हम वैसे ही कह देते हैं, बट एक्चुअल में है क्या ये? सर एक्चुअल नाम तो मुझे नहीं है। चलिए, आप एक चीज़ बताएंगे मुझे, एक हलवा सेरेमनी भी होती है, सुना है आपने? जी सर। क्या होती है वो? सर वो बजट तैयार मतलब बजट तैयार हो जाता है और संसद में प्रस्तुत होने से पहले इनके बीच में जो भी लोग बजट तैयार करने में जो इन्वॉल्व होते हैं, तो उनसे संबंधित जो भी एक वो होता है, क्या? मतलब नाश्ते का या शायद ऐसा कुछ प्रोग्राम। नहीं, नाश्ते के लिए होता है या कोई और पर्पस क्या होता है उसका मेन? पर्पज सर जो भारतीय संस्कृति मानते हैं कि कुछ अच्छा कार्य करने से पहले मुंह मीठा करो, तो मैं भी वो हो सकता थैंक है। यू सर, थैंक यू। आप टीचर हैं, समझिए एक बिल्कुल छोटे बच्चे को पढ़ाना है, काका काका ABCD 1 2 3 4, और एक 40 साल उम्र के एक इंसान को जिसने कभी कोई पढ़ाई नहीं करी, उसको भी ये चीज़ सिखानी है। मतलब दोनों का पढ़ाने का तरीका एक ही होगा या अलग अलग होगा? दोनों का अलग अलग होगा सर। कैसे? सर जो छोटा बच्चा जब स्कूल आएगा, उस छोटे को पढ़ाना है, तो उसमें जैसे क पढ़ाना है, तो क के लिए हम उसको पहले कबूतर दिखाएंगे या उससे संबंधित करके फिर मतलब धीरे धीरे उस क पे लेके आएंगे कि ये क से कबूतर होता है ऐसे। और जो मतलब बड़ा जो होता है, तो उसको कबूतर का तो ज्ञान होगा, कबूतर बोलेंगे तो वो समझ जाएंगे, लेकिन उनको क्या समस्या होगी कि मतलब क एक्चुअल में वर्ड होता कैसे, तो उससे संबंधित उसको सिखाना पड़ेगा। करेक्ट। इसको बोलते हैं टीचिंग लर्निंग मेथड, दोनों के अलग अलग होते हैं। करेक्ट। हमारे देश में कई साल पहले हुआ था राष्ट्रीय साक्षरता अभियान। साक्षरता और शिक्षा में क्या अंतर है? सर साक्षरता का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति है, वो मतलब कुछ चीज़ है जो पढ़ सकता है, लिख सकता है और समझ सकता है, तो वो साक्षर के अंतर्गत आएगा। और शिक्षा में सर वो साक्षरता वाला पार्ट भी रहेगा, लेकिन उसमें टेक्निकल भी जोड़ सकते हैं और उससे उच्च शिक्षा भी साथ में जोड़ सकते हैं। आखिरी सवाल मेरा 3 हिंदी भाषी राज्यों को पकड़ते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सामाजिक सांस्कृतिक तरीके से मुझे बताइए कि राजस्थान इन दोनों हिंदी स्पीकिंग स्टेट से अलग कैसे? सर मोस्टली जो उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश है, उसमें सर जो भाषा रहती है वो लगभग पूरे राज्य की सेम भाषा रहती है। मतलब इतनी क्षेत्रीय विविधता नहीं है जितनी सर राजस्थान में। तो राजस्थान में एक्चुअल में जो मारवाड़ी जो भाषा बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो भाषा ही बहुत आगे, मतलब बहुत भागों में विभाजित है, अलग अलग क्षेत्र विशेष की है। भाषा के अलावा कुछ और सामाजिक कोई अंतर? सर भाषा के अलावा सर दूसरा पहनावे से रिलेटेड हो सकता है सर, खान पान से और पहचान से। खान पान में आपके हिसाब से क्या फ़र्क हो सकता है? सर जो ये मध्य भारत का जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, वो मोस्टली गेहूँ ज़्यादा वो खाते हैं, लेकिन राजस्थान के लोग हैं वो बाजरे को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। थैंक यू। ज्योग्राफी जी सर। व्यक्ति के व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है? कोई 3 या 4 एग्जाम्पल्स दीजिए। सर व्यक्ति के विवाह में पहली ज्योग्राफी तो वो होगी कि सर उसकी विवाह कहाँ हो रहा है। मान लो अगर कहीं पास में हो रहा है या दूर में हो रहा है, तो उसका वो इन्वायरमेंट, उसके आने जाने से संबंधित वो प्रभावित करेगा। दूसरा सर वहाँ का सोचिए। दूसरा सर ट्रांसपोर्ट्स का हो सकता है, आने जाने का उससे संबंधित मान सकते हैं। ठीक है। राजस्थान में अभी कास्ट सेंसस की बात चल रही थी, जी आपका क्या विचार है कास्ट सेंसस के लिए? सर मेरे हिसाब से अगर कास्ट सेंसस सामाजिक और आर्थिक सुधारों से संबंधित अगर कुछ योजनाओं या उनके उत्थान के लिए अगर की जाए, तो सर मैं इसको सही मानता हूँ कि होनी चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति जिस व्यक्ति या जिस समुदाय के लिए मतलब विशेष योजनाएं बने, तो उसको लाभ मिल सकता है। तो ये कुछ लोग इसका विरोध क्यों कर रहे थे? सर विरोध का कारण हो सकता है कि सामाजिक आर्थिक सुधारों से अलग हो सकता है सर, जैसे कि राजनीतिक विरोध भी हो सकता है, या
उनको चुनावों में कुछ जातिगत उससे संबंधित हो सकता है। ओके, राजस्थान में एक नया टाइगर रिजर्व ऐड हुआ था, टाइगर रिजर्व जी सर। कहाँ पे हुआ था? मुकुंद्र हिल्स। कितने हो गए हैं अभी टोटल? 4 सर। अच्छा 4, ओके ओके। और पूरे भारत में? पूरे भारत में सर जहाँ तक मेरी जानकारी 53 है। 53 और 54? सर एग्जैक्ट याद नहीं, 54 हो सकता है। ओके, मेरा आखिरी सवाल, आप राजस्थानी फोक म्यूज़िक सुनते हैं, जी सर। किस तरीके का फोक म्यूज़िक? सर ये मोस्टली मांगणियार और लंगा गायक। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? सर ये दोनों जो मांगणियार और इनमें मोस्टली जो डिफरेंस रहता है वो उनकी जो संरक्षण से संबंधित रहता है, तो उससे रिलेटेड, बाकी गायन में और उसमें सब लगभग सेम है। राजस्थान के रॉयल कोर्ट्स में कौन सा म्यूज़िक प्ले किया जाता था, गाया जाता था? उसमें मांड गायक है सर। मांड। ठीक है, थैंक यू। आपका इंटरव्यू कब है? मेरा 5 फरवरी को मैं। 5 फरवरी को तो अब केवल आप हमारे पास, आज 1 तारीख तो बीत ही गया है, 3 दिन बचते हैं। जी मैं। आप कौन से अखबार पढ़ रहे हैं, मुझे बस ये बताइए। मैं दैनिक जागरण और द हिंदू और राजस्थान पत्रिका। ठीक है, अब इतने 2-3 दिन में कोई और पेपर चेंज करने की गुंजाइश नहीं बनती है, पर चूंकि आज एक वोट ऑन अकाउंट हो रहा है बजट के ऊपर, 2-3 चीज़ें मैं आपको ध्यान आपका दिलाना चाहती हूँ कि जब बजट पेश होता है, चाहे वो इंटरिम हो, वोट ऑन अकाउंट हो, फुल बजट हो, उसके पहले राष्ट्रपति 1 दिन पहले जी जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट जो होता है उसका उनका अभिभाषण होता है, वो कल हुआ था। जी तो एक बार जरा सा ना उसको सुन लेना, उसका कहीं ना कहीं यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। उसमें ना उन्होंने पूरे देश में पिछले 10 साल में इस गवर्नमेंट की क्या क्या उपलब्धियां हैं, 1-2 बार सुनोगे तो वो सारे आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि वो तो आप खाते पीते कान में लगा लो ईयरफोन और आप सुन लो। जी बिल्कुल। तो अभिभाषण को सुनना बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है, उसमें पूरे 10 साल में क्या क्या प्रगति हुई है, किस क्षेत्र में कौन सा कानून बना है, कौन सा कानून रिपील हुआ है, ये सब आ जाएगा। ठीक है ना? तो एक बार सुनने से क्या है, आप थकोगे भी नहीं, और अब क्या है, हमें 3 दिन में क्या क्या हम कर सकते हैं उसी पे ध्यान देना होगा। तो अभिभाषण आप एक बार सुन लेना। कल मैंने सुना था, हम तो लाइव सुन रहे थे, मगर आप उसको एक बार सुनोगे तो उनकी सरकार की 10 साल की क्या उपलब्धियां हैं वो आपको पता चल जाएगा। दूसरा, आप राजस्थान से हो, एजुकेशन के फील्ड से हो, उसके पहले भी आपको जॉब का एक्सपीरियंस है, तो जो आपके डेफ से तो एकदम ये क्लियर ही हो जाएगा। मैंने तो ऐसी बात शुरू करने के लिए किया था। तो आपको ये बताना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के यूनिक फीचर्स क्या हैं, क्योंकि आपका कोर सेक्टर एजुकेशन रहा है। उसके पहले आपने प्राइवेट सेक्टर में काम किया है या पब्लिक सेक्टर जहाँ भी काम किया है, तो उसमें कोयले के बारे में अब देखना पड़ेगा कि हम फॉसिल फ्यूल के बारे में क्या सोच रहे हैं, और उसमें से हम जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो कुकिंग कोयल, उसको कुकिंग कोल कहते हैं ना, देख लेना उससे हाँ, तो उसमें से हमने अपने इंपोर्ट को ड्रेस्टिकली अभी 2-3 दिन पहले न्यूज़ में आया था, कट किया है बाई 20% और समथिंग। तो क्या कारण है, ये सब आप, चूँकि आपका सब्जेक्ट, आपके डेफ से जो प्रश्न आएंगे वो तो आपको बहुत बेहतर तरीके से उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो मेरा बस ध्यान गया कि अभी इसके बारे में, फिर हम लोग अभी COP28 में भी कि हम कितना फॉसिल फ्यूल यूज़ करेंगे, कब टोटल ख़त्म कर पाएंगे, ये सब चूँकि कोयला शब्द आपके डेफ में है, इसलिए ये देख लो ध्यान से, आप उसको और गहराई से पढ़ लीजिए। और अभी जो आपकी टीचिंग से रिलेटेड है, इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर 1-2 प्रश्न आ ही जाएंगे। तो उसमें जो मेन खास बात है, स्कूल लेवल पे तो इतना कुछ नहीं है, क्लास 5 के बाद शायद स्किल डेवलपमेंट पर रहे कि आप कोई ऐसी ट्रेनिंग दे दें बच्चे को जिससे उसका वो स्किल डेवलप हो जाए। तो ये सब आपको ध्यान से देख लेना पड़ेगा, ठीक है ना? अब राजस्थान के बारे में आपको काफ़ी जानकारी है, थोड़ा और देख लेना लेटेस्ट क्या है। राजस्थान पत्रिका में मैंने देखा कोई इतनी खास खबर आती नहीं है राजस्थान के बारे में, तो आप अपना टाइम अभी 2-3 दिन वेस्ट ना करो, आप इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ते रहो। बजट, अभी वोट एंड अकाउंट है। वोट एंड अकाउंट क्यों हुआ? क्योंकि हम अगले 3 महीने में या जैसे इलेक्शन डिक्लेयर होगा उसके बाद गवर्नमेंट की पावर नहीं रहेगी, तो उसके पहले आपको पार्लियामेंट से परमिशन लेनी होती है कि हम इस हेड में इतना पैसा खर्च करेंगे। वोट एंड अकाउंट यही होता है बेसिकली, है ना, कि हम किस मद में कितना पैसा इन
फुल फ्लेजेड नई गवर्नमेंट बनने के बाद कैसे न्यू बजट आने के पहले, फुल फ्लेजेड बजट आने के पहले हम अपना खर्चा कैसे चलाएंगे, सरकार को तो चलाना पड़ेगा ना ये 3-4 महीने, ठीक है ना। जी इसलिए वोट ऑन अकाउंट लिया जाता है। और ये भी देखना पड़ेगा कि ये फाइनेंस मिनिस्टर का इस लास्ट 1 डिकेड में लास्ट बजट है ना। तो ये गवर्नमेंट वो अभी भाषण सुनोगे तो बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। मैं शॉर्टकट बता रही हूँ। वो संसद टीवी का कल लाइव आ रहा था, आप और भी किसी चैनल पे जाओगे तो शायद आपको यूट्यूब पे पूरा अभिभाषण एक बार सुन लो, टाइम लगा के सुनना ध्यान से, तो उससे बहुत सारी चीज़ें आपको देश के बारे में पता चल जाएंगी। अब अभी हम लोगों ने आपसे देश की इकोनॉमी के बारे में कुछ भी बात नहीं कर पाए हैं समय के अभाव के कारण। आपको ये देखना पड़ेगा कि इंडिया आज की तारीख में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हम लक्ष्य कर रहे हैं कि हम 3rd बन जाएंगे, है ना। तो जीडीपी हमारा क्या है, किस रेट से हम ग्रो करेंगे, प्रोजेक्शंस क्या है ना। और हम कहाँ पर मार खा रहे हैं, हम पर कैपिटा इनकम हमारे देश के लोगों की बहुत कम है। तो हम सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहे हैं, मगर हमें तो वो गैप कम करना होगा। पर कैपिटा इनकम से ये पता चलता है कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस की इनकम बहुत कम है। आपकी राजस्थान स्टेट की पर कैपिटा इनकम क्या है देख लीजिएगा, है ना। तो अपने देश, अपने प्रदेश के आंकड़े और देश के आंकड़े दोनों आपको देखना पड़ेगा। चूंकि आप राजस्थान से हैं तो एक फेवरेट क्वेश्चन होता है, 2 फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, एक टूरिज्म पर होता है ना, और दूसरा होता है कि रिन्यूएबल, क्योंकि रिन्यूएबल में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राजस्थान सोलर में और विंड दोनों में बहुत अच्छा कर रहा है। और क्या उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कुछ सुझाव सोच लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, गूगल करिएगा, मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब 3 दिन आप रिलैक्स रहिए, कोई टेंशन मत लीजिए, जो होगा होगा। हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी से जाएंगे और अपना सबसे बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। इंटरव्यू एक परफॉर्मेंस ही है, ठीक है ना। तो आप टीचर हैं, आपको हम क्या सिखा सकते हैं, मगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। नहीं, एक तो वो था अभी जैसे मैंने एंट्री भी किया था, तो ऐसा रहता है कि बाहर से सोच के पहले दिमाग बैठ जाए कि अंदर कोई बात नहीं, टेंशन मत रखो, जेंडर न्यूट्रल है। गुड मॉर्निंग, मैं आई कम इन सर बोल दिया था मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्यों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल देखिए कवि को हम लोग कवि कहते हैं, कवित्री शब्द जाता ही जा रहा है, ख़त्म ही हो गया, एक्टर कहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ठीक है। मुझे 1-2 बातें और ऐड करनी है मैम। आपने इसके पहले कोई इंटरव्यू दिया है? आपका 6th अटेम्प्ट है, ये पहला नहीं, फर्स्ट इंटरव्यू है ना। और मॉक्स आपने दिए होंगे? हाँ, मॉक्स इधर कितने मॉक्स दिए हैं? लगभग 4 मॉक्स। नहीं, 4 आपने दिए हैं। आपको कैसा फील हो रहा है? आप तैयार लगते हैं अपने आप में? जी हाँ, फर्स्ट जो दिया था उसके हिसाब से मैं बहुत अच्छे हैं जी, ठीक है ना। तो अब बेसिकली यही स्ट्रैटेजी आप रखिए कि ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। ओके, कोई टेंशन नहीं, जो है सो है, जो नहीं आता है वो नहीं आता। पर जो डेली का जो हैपनिंग हो रहा है, जो करंट अफेयर्स में हो रहा है पेपर के हिसाब से, उतने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। बाकी सब चिंता मुक्त रहिए। ऑल द बेस्ट। अच्छा होगा जब आप इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं तो अच्छा ही होगा, है ना। आप और अच्छे कैंडिडेट हैं। हाँ, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया कैंडिडेट है, सुलझे हुए इंसान है। स्माइल रखो। एक आपने कोट का बटन बंद रखा ना, यहाँ के खोला, वहीं से खोल के आ जाइए बाहर से। मोस्टली वो क्या है, यहाँ जितने भी मॉक्स होते हैं ना, उसमें ये बोलते हैं कि बाहर से बंद करके आओ, यहाँ आके फिर खोल के बैठो। उस समय आदमी पहले ही नर्वस है ना। और अपने बटन पे उसका ध्यान होने के बजाय, अगर आपने बटन के ऊपर ध्यान देने के बजाय वहीं से ये देखा होता है कि सामने एक लेडी बैठी है, तो ये गलती नहीं हो। मतलब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि यू हैव वेस्टेड 30 सेकंड्स ओपनिंग योर बटन। खोल के जाओ भाई, खोल के जाओ, कोई बात नहीं। अरे बाहर से भी, हाँ ठीक है, बाहर से खोल के जाओ, फिर बैठोगे, फिर खोलोगे, उसमें तुम्हारा ध्यान बटन के ऊपर होगा, बोर्ड के ऊपर नहीं होगा। मैं बता रही हूँ ना जी, बिल्कुल, है ना। 30 सेकंड वेस्ट कर देगा। दूसरा, कोई लेडी बैठी हो तो पहले लेडी को विश कर दो। अरे नहीं भी किया तो कोई डिसेंट लगता है। अब जब वो बटन ही खोलने और बंद करने में लग गया तो इसलिए इसका मिस हुआ था, ठीक है। रिलैक्स करो तो आप तो अच्छा करोगे, है ना। बिल्कुल, बहुत वेल ड्रेस्ड हो, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, एकदम आत्मविश्वास के साथ जाइए, घबराइएगा मत। अगर कुछ ना आए तो सीधे सीधे बोल दीजिएगा कि सर मुझे जो भी हो मैं इसके बारे में पढ़ लूंगा, मेरे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। जो क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं आता ना, उसको अटेम्प्ट मत करिएगा। मेरा यही एडवाइस सबसे रहता है, जस्ट डोंट अटेम्प्ट। होता याद रखिए, अगर 10 सवाल आपसे पूछा गया, आपने 9 का जवाब दिया तो 90% मिल जाएंगे, ऐसा कोई नहीं है। हाँ,
तो क्वेश्चन नहीं आए तो आराम से उसको कहिए कि सर हमने इसके बाद नहीं पढ़ा है, मैं पढ़ लूँगा। ठीक है, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। चलिए